स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज यानी 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर पहुंची। यात्रा पंजाब के पठानकोट होते हुए जम्मू कश्मीर पहुंची। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की सुरक्षा बड़ा मुद्दा बन गया। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर मंगलवार को एजेंसियों ने घाटी में यात्रा निकालने के दौरान कुछ एहतियात बरतने को कहा। इससे पहले राहुल की यात्रा के दौरान एक युवक सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए उनके गले लग गया था। ऐसे में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा में लापरवाही भारी पड़ सकती है। खबर है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के लिहाज से राहुल गांधी की पैदल यात्रा की दूरी कम की जा सकती है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि राहुल जम्मू कश्मीर में कितने किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे। राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर पहुंचने से पहले बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला किया। बीजेपी की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रमुख रविंद्र रैना ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आतंकवाद को समर्थन करने वाले दलों के प्रति सहानुभूति रखती है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने वास्तव में देश को एकजुट किया। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर से संबंधित ऐतिहासिक गलतियां की है और आतंकवाद के विस्फोट के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार भी हैं, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली। रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने से पहले राहुल गांधी को देश से, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों से पार्टी की गलतियों और पापों के लिए माफी मांगनी चाहिए जो उसने पिछले 70 वर्षों में किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी के नेतृत्व वाले कांग्रेस परिवार द्वारा किए गए अत्याचारों को भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने अपनी गलत नीतियों के खिलाफ अभियान चलाने वाले राष्ट्रवादियों को कैसे अपमानित किया और जेल में डाला, इसकी एक लंबी सूची है। इन सबके बीच 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी द्वारा श्रीनगर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही समाप्त होगी। यात्रा अब तक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब को कवर कर चुकी है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समान विचारधारा वाले 21 राजनीतिक दलों को श्रीनगर में 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। जिन दलों को लेटर लिखा गया उनमें टीएमसी, जेडीयू, शिवसेना, डीपी, सपा, बीएसपी, डीएमके, सीपीआई, सीपीआईएम, जेएमएम, आरएलएस-पी और हम, पीडीपी, एनसीपी, एमडीएमके, आईयूएमएल, केएसएम और आरएसपी प्रमुख है। बता दें आपको, लेकिन अभी साफ है कि कई दलों ने कांग्रेस की इस यात्रा से दूरी बना ली है। कांग्रेस की तरफ से अखिलेश यादव को यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया गया था, लेकिन अखिलेश यादव ने ये बोलकर टरका दिया कि वे इस यात्रा के साथ सिर्फ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, यानी कि उन्होंने कांग्रेस को यूपी में किसी भी तरह का सियासी साथ नहीं दिया। 2017 के चुनाव में जरूर ये साथ पसंद है कहा गया था, लेकिन अब 2024 के रण के लिए सपा अपनी खुद की सियासी पिच तैयार कर रही है। इस पिच में केसीआर को खेलने का मौका दिया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार को भी मौका मिल सकता है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की नो एंट्री है। हालांकि कुछ दिनों पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए कहा था कि राहुल गांधी की यात्रा ने साबित कर दिया है कि वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं और तैयार हैं। वो सभी विपक्षी दलों को साथ लाने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ विपक्षी दल कांग्रेस का साथ निभाने को तैयार नहीं है। ऐसे में बटा हुआ विपक्ष एक मजबूत बीजेपी और देश के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी का सामना कैसे कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आर.के. मिश्रा साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ गए लक्ष्मी अग्रवाल जी, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है।
सोहित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं पीटीपी के। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा लक्ष्मी अग्रवाल जी आपसे है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा श्रीनगर में, और ऐसे में आप लोगों ने 21 दलों को आमंत्रित किया है कि आइए इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होइए, समापन समारोह में शामिल होइए। और साथ ही साथ एक तीसरे मोर्चा या फिर यूं कहे कि गठबंधन की सरकार या मोदी सरकार को टक्कर देने के लिए एक विपक्ष की मजबूत स्थिति दिखाना चाहते हैं राहुल गांधी, लेकिन कांग्रेस कई दलों को स्वीकार नहीं है। कैसे देखते हैं इसे? नेहा जी, सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम बहुत मजबूत पार्टी हैं, लार्जेस्ट पार्टी हैं, अगर आप जम्मू कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक देखिए तो आप देखिए जम्मू कश्मीर में बीजेपी है नहीं है, हिमाचल में है नहीं है, यूपी में है, उत्तराखंड में है, राजस्थान में नहीं है, तमाम ऐसे हैं, आंध्रा में नहीं है, केरल में नहीं है, कर्नाटक में कैसे हम सब जानते हैं, आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में से। तो भाजपा है कहाँ? अगर ये लोग कहते हैं कि हम जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी, तो कहाँ है? अगर आप मात्र जिन प्रदेशों में भी आते हैं और किस तरह से आप वहाँ कर रहे हैं, बिहार में आप भाजपा नहीं नजर आ रही, कांग्रेस कहाँ है ये बताइए ना। नहीं, देखिए आज राहुल गांधी जी ने जिस तरह से ये भारत जोड़ो यात्रा की जो अपार सफलता, आप खुद देखिए कि मीडिया भी इस तरह को नहीं दिखा रहा है, लेकिन जिस तरह से लोगों का हुजूम, लाखों लाख लोग अपनी स्वेच्छा से 6 बजे निकल के सड़कों पर उनके साथ चल रहे हैं, ये सबूत है इस चीज का। और भाजपा तो शुरू से पहले दिन, जिस दिन कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई थी, उस दिन से ही उसने प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए थे कि उनकी स्मृति ईरानी जी ने उसी दिन से कहना शुरू कर दिया। तमाम मीडिया पे उन्होंने जो ये फैलाया इसको लेके, आज वही चीज हम कह रहे हैं कि जो भाजपा ने राहुल गांधी जी की छवि में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, आज जब जनता के सामने उसकी जो छवि निखर के आई है, जो वो है, वो जनता को पता चला है, तो भाजपा अंदर से बौखला गई है। आप ये बात करते हैं माफी मांगने की, आप ये बताइए ना, भाजपा बताए कि जब भाजपा बौखला गई है या नहीं बौखलाई है, मैं पूछ लूंगी। आर के मिश्रा साहब है हमारे साथ, लेकिन ये बताइए कि बाकी दलों को कांग्रेस क्यों नहीं पसंद, उसका साथ क्यों नहीं पसंद, राहुल गांधी पे विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे बाकी दल? नहीं, देखिए, राहुल गांधी पे विश्वास इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद लोगों का बड़ा है, बहुत। आप देखिए ना, राहुल गांधी की ही भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव नहीं पहुंचे, मायावती नहीं पहुंचे, यूपी में तो उन्हें आमंत्रित किया गया था, वो लोग तो आए नहीं, वो हैदराबाद तक चले गए केसीआर की रैली में शामिल होने के लिए। वो लोग नहीं आए, ये उनकी क्या मजबूरी है, क्या उनकी सियासत की वो है, ये वो उनके प्रवक्ता बताएंगे। लेकिन यूपी में जब ये साउथ से यह यात्रा चली थी, तब इन्हीं लोगों ने कहा था कि यहाँ तक आते आते, उत्तर भारत तक आते आते ये यात्रा खत्म हो जाएगी, इसमें चंद लोग जुड़े। नहीं, अच्छा ये बताइए, नहीं आप गलत दिशा में लेके जाए। मैं विपक्षी एकता की बात कर रही हूँ। विपक्षी एकता को एकजुट करने में राहुल गांधी कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ, नेहा जी, भारत जोड़ो यात्रा भारत जोड़ने के लिए राहुल जी निकले हैं। जो देश में आज जो हालात हैं, वो लोगों को जोड़ने और सबको जो इसमें साथ आएगा उसको स्वागत है, क्योंकि हम लोगों ने चिट्ठी इसलिए लिखी है कि हम तो विपक्षी एकता को क्यों नहीं जोड़ पा रहे, विपक्षी पार्टियों को क्यों नहीं जोड़ पा रहे राहुल गांधी? नहीं, विपक्षी पार्टियां भी जुड़ेंगी, क्योंकि ये एक उन्होंने तो भाजपा को कौन सी पार्टी की तरफ से आप लोगों को आश्वस्त किया गया है कि हम आएंगे? नेहा जी, ये तो अभी 30 जनवरी में टाइम है, और चूंकि कुछ दिन पहले ये पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग आ रहे हैं, ये स्पष्ट हो जाएगा आपके सामने। लेकिन अब विपक्ष का विश्वास भी बड़ा है, उनका वो बड़ा है। राहुल जी एक निखर के गंभीर उनकी छवि जो बन के आई है, निश्चित रूप से शरद पवार जी ने उनकी तारीफ करी, ममता टीएमसी के जो सांसद है शत्रुघ्न सिन्हा जी कह रहे हैं, भाजपा के भी कुछ लोगों ने उनकी तारीफ करी, आरएसएस के कुछ लोगों ने उनकी तारीफ करी। तो ये स्पष्ट संकेत है इस चीज का कि बिल्कुल समय आने पे वो लोग साथ आएंगे। ठीक है मिश्रा साहब, भाजपा बौखला गई है, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। जिस तरह से राहुल गांधी ने, आप लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च करके उनकी इमेज को खराब किया, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाल के अपनी इमेज को साफ कर लिया, और उससे आप बौखला गए, ये आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं। नेहा जी, देखिए, अभी हमारी बहन कह रही थी कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल जी देश को एकत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनको कह रहा हूँ, ये अपना डाटा कह रहा है कि बीजेपी है कहाँ। 2014 से 2022 के बीच में 50 विधानसभा चुनाव में इनकी हार हुई है, और 2 लोकसभा चुनाव, अभी तो 2024 आनी बाकी है। ये तो इसलिए डाटा इनको उठा करके देख लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा मुझे लग रहा है 1-1.5 महीने से चल रहा है, निश्चित तौर पर बहुत अब समापन की तरफ जा रहा है।
हमने देखा है कि 10 दिन पहले जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था जो कि पीएम मटेरियल केवल नीतीश कुमार जी में है और किसी में नहीं है, भले ही नीतीश कुमार सर्वमान्य हो या न हो। राहुल गांधी जी अपने आप को पेश कर रहे हैं, अखिलेश जी अपने आप को पेश कर रहे हैं, ममता जी पेश कर रहे हैं, यहाँ पर शरद यादव जी शरद पवार जी पेश कर रहे हैं अपने आप को। ये सारा कुनबा मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म पर आप कह रहे हैं समापन समारोह में, मुझे लगता है उससे पहले ही आप देखेंगे जो बिखर करके टूट हो जाएगा और कहीं ये विपक्षी एकता नजर नहीं आएगी। जहाँ तक भाजपा की बात है, भाजपा की नीति और रीति और इसके जो संगठन है, इसके सामने कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये टूट करके बिखर जाएगी कांग्रेस। अभी बिल्कुल जिस तरह से आप अभी नेतृत्व परिवर्तन होने के बावजूद भी मैं कांग्रेस के अंदर में वो जीवंतता नहीं देख रहा हूँ जो चीज होनी चाहिए। और कांग्रेस जहाँ तक बात है 2014 में इनको 44 सीटें मिली थी और 2019 में 52 सीटें। मुझे लगता है ये अभी 100 का पार कम से कम 20 साल तक ये 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। और जहां तक विपक्षी नेता की बात है, मुझे लगता है जो अभी इनको बहुत इंतजार करना पड़ेगा। अभी भारत जोड़ो यात्रा ही नहीं, पता नहीं और क्या क्या यात्रा निकालनी पड़ेगी, तब जाकर के हो सकता है जो कि इनको सफलता मिले, अन्यथा अभी कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है सोहित जी, भारत जोड़ो यात्रा को पीडीपी कैसे देखती है? निमंत्रण तो आप लोगों को भी मिला होगा, जा रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो जा रहे हैं। सेकुलर सोच को लेकर चलने वाले अगर सब इकट्ठे होकर चलेंगे तो मुझे लगता है भारत को एक नई दिशा मिलेगी। और आने वाले समय में जो हालात इस समय पूरे भारत में बने हुए हैं या जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, उनको एक हिम्मत मिलेगी और आने वाला समय सब एक होकर चलेंगे इस यात्रा में। ये हमारी एक सोच है। नहीं, एक तरफ तीसरा मोर्चा बन रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस अपना गठबंधन बना रही है, यूपीए। क्या लगता है पीडीपी कहाँ शामिल होगी, किधर कौन सा रास्ता अख्तियार करेगी? देखो ये एक हाईकमान का फैसला है, तो ये तो हाईकमान ने ही तैयार करना है कि किस। लेकिन इस समय जो हालात सब भारत में बने हुए हैं, जो जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, उसको देखते हुए एक सेकुलर सोच को लेकर इकट्ठे होना बहुत जरूरी है और उसके लिए हम सब इकट्ठे। नहीं, सेकुलर सोच की बात तो और पार्टियां भी कर रही है, लेकिन उन्हें कांग्रेस पसंद नहीं है। देखो इस समय हालात ही ऐसे बने हैं, ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस पसंद वाली बात नहीं है। हमारी मुफ्ती साहब ने कांग्रेस के साथ हुकूमत बनाई हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो लेकिन जब जो हालात इस समय बने हुए हैं उसको देखते हुए इस समय ये सब क्या हालात बने हुए हैं, बता दीजिए थोड़ा सा कि क्या हालात बने हुए हैं? हालात की ये मतलब इधर ये हालात हैं कि जो इस समय जम्मू कश्मीर में पोजीशन है, यहाँ पे बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हेलो जी, सुन पा रहे हैं, बताइए। हेलो सर, आपकी आवाज मिल रही है, बताइए। बेरोजगारी बढ़ रही है, आगे बताइए। हालात ये बने हुए हैं कि इस समय के जो हालात हैं को देखकर हमें भी बहुत दुख होता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों का कत्ल करके रख दिया। कैसे? 5 अगस्त 2019 के बाद से हमारे लद्दाख को हमसे अलग कर दिया। उसके बाद से जो हालात यहाँ पे बने रहे हैं, दिन प्रतिदिन टारगेट किलिंग बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कैंप बढ़ रहा है। इन सब को देखते हुए तो हम सब यही सोच रहे हैं कि इन्होंने जम्मू कश्मीर का क्या हालात बना के रख दिए हुए हैं। 370 के लिए कभी जम्मू कश्मीर की जनता ने आंदोलन किया नहीं। और देखिए नेहा जी, यहाँ पर सोहिल साहब कह रहे थे, मैं उनकी बातों को मैं ये पूछना चाहता हूँ, देखिए आज कश्मीर के हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या आप यही चीज कांग्रेस से पूछ सकते हैं? आप में है हिम्मत? बिल्कुल हिम्मत नहीं होगी इनका, क्योंकि नेहरू साहब इसके जिम्मेदार थे। और मैं ऐसे 5 पॉइंट्स यहाँ पर गिनाऊंगा जो अपने आप पता चलेगा, जो कि आर्टिकल 35A के तहत ये मामला को लेकर के यूएन में जाने वाला कौन था, 370 को लेकर के किसकी क्या स्टैंड थी। आज मोदी साहब ने 370 हटा करके जिस तरह से कश्मीर को एक देश का अभिन्न अंग जिस तरह से हम पहले कहते थे, आज भी हम वही कह रहे हैं। और विलय करने का जो काम किया, निश्चित तौर पर आज सबके लिए दरवाजा खुला है। आज उनकी गलती, कांग्रेस की गलती को ये बिल्कुल नहीं कह सकते। ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती है नेहा जी जो कि नहीं कह सकते ये। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की रीति और नीति रही है जो कि हमेशा भ्रांतियां और एक नैरेटिव सेट करने का काम उन्होंने हमेशा से ही किया हुआ है। देश को गलत दिशा में ले जाना, देश में एकदम नैरेटिव सेट करके रखना, एक भ्रांतियां फैलाना,
ये सब वास्तविकता अगर देखेंगे तो आज की जनरेशन जवाब दीजिए जल्दी से। समझ चुकी है, ठीक है, इस चीज को समझ चुकी है। ठीक है, ठीक है, लक्ष्मी जी जवाब दीजिए। कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। रैना भी इसी बात को कहा, उन्होंने कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने से पहले राहुल गांधी को अपने पापों के लिए माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को अपने पापों के लिए माफी मांगनी चाहिए कि उसने आखिर जम्मू कश्मीर के लोगों को कैसे छोड़ दिया, और ये जो हालात है उसके लिए भी राहुल गांधी और गांधी परिवार जिम्मेदार है। नेहा जी, पहले तो मैं मिश्रा जी की एक बात का जवाब देना चाहती हूँ। जब सेकंड टर्म ये बनी है, उसके बाद ये 7 उपचुनाव, अगर ये भारतीय जनता पार्टी को इतना वो करते हैं, 7 उपचुनाव इन्होंने लड़े हैं, उसमें से 5 ये हारे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आप इतने ही लार्जेस्ट हुए तो दिल्ली में कहाँ चले गए थे एमसीडी के चुनाव में? आप हिमाचल में जब उपचुनाव में थे तब आप कहाँ चले गए थे? और आप माफी मांगने की बात कर रहे हैं। माफी आपको, भारतीय जनता पार्टी को तो पैर धो के पीने चाहिए राहुल गांधी जी के। जो देश के हालात, जो देश के टुकड़े आप करने पर लगे हुए थे, उन्होंने देश को जोड़ के रखा है। जब आपके लोग, जब कांग्रेस के नेता जेल में बंद थे, भारत देश जब ये जल रहा था, हमारा देश आजाद हो रहा था, उस समय आपके लोग माफीनामा लिख रहे थे। और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने तो बलिदान दिया है, राहुल गांधी जी के परिवार ने तो बलिदान दिया है। आपको ठीक है मिश्रा जी, फिर सोई जी का रुख करते हैं जल्दी से, जल्दी से। आप देश के हालात, ठीक है, ठीक है, ठीक है लक्ष्मी जी। मैं कह रहा हूँ टाइम तो दीजिए। मैं फिर आज क्या देश से माफी नहीं मांगना चाहिए इनको? आज लोकतंत्र की हत्या करने वाला कांग्रेस आज किस तरह से आपातकाल किस तरह से देश के ऊपर में थोपा था, आज उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए। आज जम्मू कश्मीर में जिस तरह से अलगाववाद को बढ़ावा देने वाला कौन था? कांग्रेस पार्टी थी। आज उनको देश से माफी मांगना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एक एक करके ठीक है। 2014 से पहले मिलेनियम की संख्या बात ऐसी है, आप कह रहे थे कि 370 को लेकर नेहरू जी, ठीक है लक्ष्मी जी, ठीक है, सोई जी कुछ कह रहे सुन लेते हैं आप। ठीक है मिश्रा साहब, आप कह रहे थे 35 से 370 को लेकर नेहरू जी यूएनओ गए थे, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। सोई जी एक सेकंड में लौट दो, एक सेकंड, ऐसे नहीं, ऐसे बोलने दीजिए आप। और 8 सालों में वो संख्या मिलेनियम की इन्होंने दुगनी कर दी। यानी कि 70 साल में कांग्रेस को 100 पार करने में लगे 70 साल, और 8 सालों में इन्होंने संख्या कर दी दुगनी। आज देश की हालात ये है कि देश की जो 1% आबादी के पास 40% है, और 40% आबादी के पास पूरे देश के मात्र 30% दौलत है, और ये 50% लोग जीएसटी का 64% टैक्स अदा करते हैं। ठीक है, और ठीक है, ठीक है, ठीक है, सोई जी भी कुछ कह रहे सुन लेते हैं ना, एक एक करके बात रखिए ना। ठीक है सोई जी, जल्दी से। असमानता की खाई पैदा कर दी है देश में, बेरोजगारी की, नफरत की, हिंसा की। नहीं, राहुल गांधी जोड़ना चाहते हैं, भारत को जोड़ना चाहते हैं, विपक्षी पार्टियों को जोड़ना चाहते हैं, एकजुटता दिखाना चाहते हैं, कोई आना चाहता नहीं सर मैम। नहीं, कौन आ रहा है बताइए ना। समय है, नहीं, जनवरी का ठीक है, अभी उसमें नहीं, वक्त बता देगा, 30 तारीख बहुत दूर नहीं है। सोई जी कुछ कह रहे हैं, मैं सुन लेती हूँ, उसके बाद मिश्रा जी का रुख करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मिश्रा जी कह रहे थे कि 335 से 370 को लेकर नेहरू जी यूएनओ गए, लेकिन मैं हैरान हूँ ये कब नेहरू जी यूएनओ के 370-35 को लेकर, ये तो मैं समझ नहीं पाया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो 370-35 है, ये हम लोगों ने आंदोलन लेके महाराजा हरि सिंह से लिया था। ये 1912 में हमने आंदोलन शुरू किया था 370 के लिए कि हमें यहाँ पे स्पेशल स्टेटस दिया जाए, स्टेट सब्जेक्ट दिया जाए, और ये स्टेट सब्जेक्ट हमें 1926 में जाकर हरि सिंह जी ने दिया था। नहीं, अगर हटा दिया उसको तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? देखो नेहा जी, हटाने की बात नहीं होती है। नहीं, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उस वक्त क्या क्या बयान दिए थे वो कोई भूल नहीं सकता है, वो कोई भूल नहीं सकता। लेकिन मिश्रा साहब, आप लोग तो कह रहे थे हालात बदल जाएंगे, अब हालात बेहतर हो जाएंगे। अभी भी तो सर टारगेट किलिंग हो रही है, कैसे हो गए हालात बेहतर? अभी भी तो बेरोजगारी है, कैसे हो गए हालात बेहतर? नेहा जी बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। बिल्कुल हालात बेहतर हुए हैं। कहाँ हुए बताइए? देखेंगे तो नहीं, हालात बेहतर हुए हैं। आप देखेंगे जिस तरह की घटनाएं पहले, अलगाववाद, आप देखा अलगाववाद बिल्कुल खत्म हो गया, पत्थरबाजी बिल्कुल खत्म हो गई। आज देखेंगे टारगेट किलिंग करके 1-2 को, जी सब सारी बौखलाहट है। और जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को आपने दोबारा बसाने की बात कही थी, कैसे बसे लोग? वहाँ तो टारगेट किलिंग हो रही है, चुन चुन कर लोगों को मारा जा रहा है। नहीं, आज बसाने की जो हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर में भी काम हो रहा है। कम से कम पहले हालात बेहतर होंगे तभी तो लोग जाएंगे।
अभी तो लोग खौफ में है, कैसे जाएं? पंडित कश्मीर से वापस आ गए। ये 70 साल का जो कीड़ा लगा करके कांग्रेस ने रखा हुआ था, आज उसी को बेहतर करने के लिए आज हमें समय लग रहा है। ये कीड़ा लगाने का जो काम किया था इन्होंने, उसी कीड़े को निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। और गृह मंत्री जी बयान दे रहे हैं कि हमारी 1 इंच जमीन नहीं है। देखिए, एक न पहले मुझे बोलने तो हमारे घुस के उसने गांव बसा दिए सेना सीमाओं पे, और गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी 1 इंच अंदर नहीं आया है। मतलब संसद में आप साफ झूठ बोलते हैं। आंखें मूंदी रहे क्या कांग्रेस? कांग्रेस को कुछ दिखता नहीं है क्या? राहुल गांधी सब देखते हैं, बार बार आप लोगों को चेताते हैं, आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? आप लोग इमेज खराब करने में लगे राहुल गांधी की, ऐसा कह रहे हैं कांग्रेस वाले। तभी तो कह रहा हूँ, कांग्रेस आज यहाँ पर सर्वमान्य नहीं है। जनता के सामने बिल्कुल उन्होंने देखा है जो किस तरह से जनता आशीर्वाद देने का काम किया है कांग्रेस को, ये सब जानते हैं। आज 19% वोट लेकर के 52 सीटों पर सिमट करके रह गई है कांग्रेस, और यही कांग्रेस का किस तरह का हैसियत था 1970 के दशक में हमने सबने देखा है। आज 55 सालों से क्या कर रही थी कांग्रेस? यही तो कर रही थी, देश को नैरेटिव सेट करने की कोशिश, भ्रांतियां फैलाने की कोशिश, यही सब सारी कोशिश कर रही थी। लिहाजा में एक आंकड़ा दे रहा हूँ, 17 करोड़ गरीब को, आपने पैदा कर दिया 17 करोड़ गरीब को इन्होंने 4 के ऊपर में। नहीं तो माफी क्यों मांगे राहुल गांधी? माफी क्यों मांगे? अगर रविंद्र रैना कहते हैं माफी मांगनी चाहिए, माफी क्यों मांगे? लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को समझ में आ रहा है क्यों नहीं मांगनी चाहिए? आज काश्मीर के हालात का सबसे बड़ा जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस के ये नेता है राहुल गांधी, वो अमीर हो रहे हैं, जो गरीब हो रहे हैं, ये खाई जो बिल्कुल मांगनी चाहिए। इसे कैसे भरेंगे? ठीक है, सोई जी अब सुन लेते हो, काफी देर से कहना चाह रहे हैं। देखो आपके पास पैसा नहीं है उद्योगपतियों को देने के लिए, आपके पास मैं पैसा मिश्रा जी से ये पूछना चाहता हूँ, 2019 के बाद से जो हालात जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? आप कह रहे हैं विकास हो रहा है, यहाँ पे जो हालात क्या बन रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? हालात क्या बन रहे हैं? 2019 से पहले का आंकड़ा देखिए ना आप, पहले बात सुनिए ऐसा है, 2019 से पहले का आंकड़ा देखिए, 2019 के बाद का आंकड़ा देखिए, आपको अपने आप अंतर स्पष्ट हो जाएगा। आप क्या कह रहे हैं? कौन सा हालात, देश अंदर में क्या हालात है? फिर आप कह रहे हैं कि 17 करोड़ गरीब को कांग्रेस ने कागजों के ऊपर कर दिया। ये किसने किया? नहीं है, ये सब आंकड़ों का खेल कांग्रेस करती है, और आप के साथ लगता है पीडीपी ने किस तरह से महबूबा मुफ्ती ने कैसे कहा था, क्योंकि 370 हटने से पहले जो हाथ में झंडा उठाने वाला कोई नहीं आएगा। आज हमने बहुत बड़ा झंडा वहाँ पे, आज लाल चौक पे हमने झंडा फहरा दिया। ठीक है, हमने झंडा फहरा दिया। लक्ष्मी जी अब तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी अगर वहाँ झंडा फहरा रहे तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की बदौलत, क्योंकि हमने ऐसा माहौल वहाँ पे बना दिया। नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी वही भारतीय जनता पार्टी है कि जब अभी कुछ दिन पहले इनके मंत्री लिखते हैं कि कोरोना आ गया है, कोरोना आ गया है, और जो है अब उसको लेटर लिखते हैं, कोरोना के नाम पे डराने का प्रयास करते हैं कि शायद ये यात्रा में खलल डाल दें, वो रुक जाएं। लेकिन राहुल गांधी जी ने प्रण किया है, और उसके बाद कुछ दिन बाद मोदी जी की रैली होती है, तब इनका कोरोना बम नहीं फूटता, तब इनको कोरोना नहीं दिखता है, क्योंकि लोग उनको सुनने के लिए आ रहे हैं, उनको देखने के लिए आ रहे हैं, उनको समझने के लिए आ रहे हैं, वो भारत को समझने निकले हैं, तब इनको डर लगता है। वो अपने मन की बात कहने के लिए लोगों को जुटाते हैं, यहाँ लोग स्वयं चले जा रहे हैं, तो ये इनके मन में जो डर है ना, स्मृति ईरानी जी कहती है कि विवेकानंद जी की उस पे माल्यार्पण करते, जब उनको दिखाया गया कि देखिए ये है, कहीं कोई बुर्का पहन के, भारतीय जनता पार्टी की जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, उस पर सुबह ही लोग बैठ जाते हैं। और किस तरह से भी राहुल गांधी जी के कुछ दिन पहले एक पिक्चर इन्होंने एडिट करके दिखाया कि वो कैसे दूध के गिलास को उन्होंने शराब का गिलास बना दिया, कैसे उनकी फ्रूट की प्लेट को कैसे नॉनवेज की प्लेट बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं बैठ के, इनका और कुछ काम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि देश में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो देश को बांटने की ताकतें, जहर बोलने का काम कर रहे हैं मिश्रा जी आप। सोई जी 1 सेकंड में आ रही हूँ, जल्दी से दीजिए, 10 सेकंड है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, 10 सेकंड। अब नेहा जी देखिए, वीडियो एडिट का काम किसका है? हम लोगों ने सबने देखा, जो कि ट्विटर हैंडल से किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में वीडियो को ट्वीट किया गया था, जो बाद में उन्होंने वापस लिया और माफी भी मांगनी पड़ी उनको। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप नहीं। सोई जी जल्दी 10 सेकंड। बात ऐसी है मिश्रा जी, आप बात मेरी पूरी होने देंगे प्लीज? आप मेरी 2 मिनट बाद जल्दी से रखिए ना वक्त। 2019 के बाद से जो कश्मीरी पंडित की जो टारगेट किलिंग शुरू हुई, और उस टारगेट किलिंग के बाद कश्मीरी पंडित वहां से माइग्रेंट होकर जम्मू में आकर इस समय 8 परिवार रह रहा है। आप कहते हैं विकास हो रहा है, उसी तर्ज पर अब रजौरी में हिंदुओं की टारगेट किलिंग शुरू हो गई है। आप कहते हैं विकास हो रहा है।
19 से पहले 11 साल कश्मीरी पंडित कश्मीरी में नौकरियां करता रहा है, और मुझे बताओ उस समय कोई भी टारगेट देखने को नहीं मिली। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद से जो हालात इस समय जम्मू कश्मीर में बने हैं, उससे पहले जब उन्हें भगाया गया था तब कैसे हालात थे, उस पर भी नजर डाले तो ज्यादा बेहतर होगा। बहरहाल माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।